नमस्कार बच्चों। आज की कक्षा में हम आपकी पूरक पाठ्य पुस्तक वितान का चौथा अध्याय डायरी के पन्ने पढ़ेंगे। डायरी के पन्ने एन फ्रैंक द्वारा लिखी गई रचना है। एन फ्रैंक का जन्म 12 जून 1929 को जर्मनी के फ्रैंकफर्ट शहर में हुआ और उसकी मृत्यु नाजियों द्वारा दिए गए यातना गृह में 1945 में हुई। एन फ्रैंक की डायरी दुनिया की सबसे ज़्यादा पढ़ी गई किताबों में से एक है। तो आइए अब हम एन फ्रैंक की डायरी को संक्षिप्त रूप में पढ़ते हैं। उससे पहले मैं आपको आपके पाठ का परिचय देने जा रही हूँ। जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ उस समय हॉलैंड के यहूदी परिवारों को जर्मनी के प्रभाव के कारण अकल्पनीय यातनाएं सहनी पड़ी थी। यहूदियों ने इस बीच तरह तरह के कष्ट सहन किए, गुप्त तहखानों में छिपकर अपने जीवन की रक्षा की, शारीरिक और मानसिक यंत्रणा को सहन किया और यहूदियों को भूख, गरीबी और बीमारी देखनी पड़ी। उनके साथ पशुओं जैसा अमानवीय जीवन बिताना पड़ा। जर्मनी के शासकों ने उन पर गैस चैम्बर और फायरिंग स्क्वाड के माध्यम से लाखों यहूदियों को मौत के घाट उतार दिया। ऐसे समय में जो एन फ्रैंक की डायरी ये रचना है, ये मुख्य रूप से 2 यहूदी परिवारों के बारे में है। और ऐसे समय में है वो 2 यहूदी परिवार एक गुप्त आवास में 2 वर्ष तक छिप कर रहे। इनमें से एक था फ्रैंक परिवार, जिसमें फ्रैंक परिवार में माता पिता, 13 वर्षीय लड़की एन फ्रैंक और उसकी बड़ी बहन मार्गेट, कुल 4 सदस्य थे। और दूसरा परिवार था वान दंपत्ति और उनका इकलौता बेटा पीटर, जो कि एन फ्रैंक का हमउम्र था। और 8वां व्यक्ति था मिस्टर डसेल, जो कि उनका एक अनुशासित अध्यापक था। इन लोगों को फ्रैंक साहब के ऑफिस में काम करने वाले ईसाई कर्मचारियों द्वारा भरपूर मदद मिली थी। एन ने गुप्त आवास में बिताए 2 वर्षों के जीवन को अपनी डायरी में लिपिबद्ध किया है। ये डायरी 2 जून 1942 से 1 अगस्त 1944 तक लिखी गई है। 4 अगस्त 1944 को किसी की सूचना पर इन 8 लोगों को पकड़ लिया गया और सौभाग्य से उस समय ये डायरी पुलिस वालों के हाथ नहीं लगी। 1945 में एन की अकाल मृत्यु हो जाने पर उसके पिता ने उसकी मृत्यु के बाद 1947 में इसे प्रकाशित करवाया। उसके पिता ओटो फ्रैंक, एन फ्रैंक के पिता का नाम। अपनी डायरी में एन ने ये चिट्ठियाँ अपनी किट्टी नामक उस गुड़िया को संबोधित करके लिखी। उसने ये डायरी किसको लिखी है? किट्टी को। और किट्टी कौन है? उसकी गुड़िया है, जो कि उसको जन्मदिन में उपहार में दी गई थी। तो उसने किट्टी नामक गुड़िया को संबोधित करके ये डायरी लिखी है। इस डायरी के माध्यम से उसने भय, आतंक, भूख प्यास, मानवीय संवेदनाएं, प्रेम, घृणा, बढ़ती उम्र की तकलीफ़ें, 13 साल की उम्र के सपने, उनकी कल्पनाएं, बाहरी दुनिया से अलग होकर गुप्तवास में रहना, इसके साथ ही मानसिक और शारीरिक ज़रूरतें, लगातार हवाई हमले का डर, पकड़े जाने का डर, हंसी मजाक, युद्ध की पीड़ा, अकेलापन, सब कुछ जाहिर किया है। तो ये डायरी यहूदियों पर ढाए गए जुल्मों का जीवंत दस्तावेज है, जो कि जर्मनी द्वारा यहूदियों पर अत्याचार किए गए थे। तो इसमें अपनी किट्टी को, अपनी गुड़िया को संबोधित करते हुए एन फ्रैंक ने लिखा है कि मेरे जीवन में रविवार को जो परिवर्तन आया वो उससे तो ऐसे लगता था जैसे बहुत लंबा समय बीत गया है, लेकिन फिर भी तुम देख सकती हो कि मैं ज़िंदा हूँ। लेकिन तुम ये ऐसा सोच भी नहीं सकती मैं कैसे ज़िंदा हूँ, किन परिस्थितियों में हूँ। 3 बजे का समय था लगभग, जब मैं अलसाई सी बालकनी के धूप में बैठकर पढ़ रही थी तो मेरी बहन ने, मार्गेट ने धीमी सी आवाज़ में बताया कि पापा को ASS से बुलाए जाने का नोटिस मिला है। ASS से बुलाए जाने का नोटिस मिलने का मतलब था बुलावा आना, यातना शिविर का नारकीय जीवन। यहाँ बुलावे का अर्थ है कि यातना शिविर के लिए उनको बुलाया जाना। तो इसके बाद लेखिका कहती है एन फ्रैंक की, मैं तो चीख पड़ी क्योंकि मेरी बहन उस समय 16 वर्ष की थी। मेरे दिमाग में ये प्रश्न उठ रहा था बार बार कि हम इस परिस्थिति में कहाँ जाएंगे, कहाँ जाकर छिपेंगे, शहर में कहाँ रहेंगे, कैसे रहेंगे। लेकिन फिर भी
मैंने अपनी सारी चीज़ें और मेरी बड़ी बहन मार्गरेट ने अपनी सारी चीज़ें एक थैले में भरनी शुरू कर दी। और सबसे पहले मैंने डायरी में ये अपने बैग में ये जो है डायरी ठूंसी, और उसके बाद और अन्य आवश्यक चीज़ें जैसे कलर, रुमाल, स्कूली किताबें और ये सारी चीज़ें ठूस ली, और इसके साथ छोटा मोटा सामान भी अपने जेबों में भर लिया। और 11:30 बजे के आसपास हम वहाँ चले गए। अगले दिन मैं जब सुबह 5:30 बजे उठी तो उस समय ठंड थी। हमने अपने शरीर पर बहुत अधिक कपड़े पहन लिए क्योंकि हमें अधिक से अधिक कपड़े ले जाने थे, और सूटकेस तो हम लोग लेकर जा नहीं सकते थे क्योंकि हमने शरीर पर इतने कपड़े पहन लिए थे। और मुझे ऐसे लगा था कि जैसे इन कपड़ों से अब मेरा दम घुटता चला जाएगा। इसके बाद जो है हम बड़े बड़े थैले और शॉपिंग बैग लेकर तेज़ वर्षा में भीगते हुए घर से निकले। हमें कोई वाहन भी नहीं लेकर जा सकते थे। अब हमें 16 जुलाई को अज्ञातवास के लिए जाना था। बुलावे के कारण कुछ दिन पहले चलना पड़ा। पापा की ऑफिस की इमारत में ही हमने छिपने की जगह बना ली थी। पापा के ऑफिस में थोड़े से आदमी कार्य करते थे, उनको कुछ भी बताया नहीं गया था। इस इमारत में भूतल पर एक गोदाम था। जो रहने के लिए उन्होंने स्थान चुना वो एक गोदाम था। यहीं इलायची, लौंग, काली मिर्च आदि पीसे जाते थे। गोदाम से सटा हुआ एक बाहर का दरवाज़ा था और ऑफिस का प्रवेश द्वार था। अब नीचे जो है इस तरह से उन्होंने जो छुपने की सारी जगह है उसके बारे में विस्तार पूर्वक बताया कि उन्होंने किस जगह पर जाकर शरण ली है, और इस तरह से वो चल पड़ते हैं। लेखिका कहती है कि मैं अपने पत्रों से अब ये बताना चाहती हूँ कि अब हम कहाँ आ गए हैं। पहले मैं अभी तक की बात बताना चाहती हूँ कि हमें लंबे गलियारे से सीढ़ियों से ऊपर दूसरी मंजिल पर एनेक्सी में ले आई। मार्गरेट वहाँ से पहले से ही मौजूद थी। हमारे दूसरे कमरे सामान से ठूसे पड़े थे। छोटा कमरा फर्श से छत तक कमरों से अटा पड़ा था। इस तरह से जो है उसने अपनी छिपने की जगह पापा के ऑफिस की इमारत के बारे में ही बताया कि उन्होंने किस प्रकार जो है वहाँ छिपने की जगह बनाई और किस प्रकार से है वहाँ पर काम करने वाले ईसाई कर्मचारियों ने उनकी मदद की, और जिनके नाम जो है यहाँ पर दिए गए हैं। मिस्टर कुगलर, मिस्टर क्लीमेन मिएप और 23 बरस का टाइपिस्ट जिसका नाम था बेप वस्कुल, उनको आने के बारे में पहले से ही ये खबर कर दी गई थी। तो अब जो है इमारत का भी विस्तृत परिचय दिया है लेखिका ने अपनी प्यारी किट्टी को संबोधित करते हुए। इसके बाद लेखिका कहती है कि इन दिनों हमें अपने राशन से ज़्यादा जो है बिजली की खर्च की तरफ भी देखना पड़ता है, क्योंकि बिजली हम खर्च कर चुके हैं। नतीजतन किफ़ायत बरतनी पड़ती है कि हमें बिजली के मामले में भी यहाँ किफ़ायत बरतनी पड़ती है, अन्यथा बिजली कट जाती है। 4:30 बजे ही अंधेरा हो जाता है और अंधेरे में हम लोग पढ़ भी नहीं सकते हैं। अतः तरह तरह की हरकतों द्वारा हम समय बिताते हैं। दिन भर में हमें अपने घर के आगे जो है पर्दे लगा कर रखने पड़ते हैं। पड़ोसियों के बारे में भी हमें कुछ पता नहीं है। हाँ, लेकिन हम रात को पर्दा हटाकर पड़ोसियों के घर में थोड़ी बहुत ताका झाकी कर सकते हैं। मैं मिस्टर डसेल के साथ एक कमरे में शेयर करती हूँ। वे बाबा आदम के ज़माने के अनुशासन मास्टर हैं, मिस्टर डसेल। तो लेखिका ने बताया है कि जब भी मैं कोई अपनी छोटी मोटी शरारत करती हूँ तो वो मेरी सारी बातों की रिपोर्ट जो है मेरी माँ को देते हैं, और मम्मी से उस समय जो है मुझे बहुत उपदेश सुनने पड़ते हैं। मम्मी से उस समय जो है मुझे बहुत ज़्यादा बातें सुननी पड़ती हैं। तो इस प्रकार जो है लेखिका ने अपने अध्यापक के बारे में बताया है कि किस प्रकार जो है उसके अध्यापक एक अनुशासित अध्यापक है। मैं मिस्टर डसेल के बारे में बताने जा रही हूँ तो मम्मी से मुझे उनके उपदेश सुनने पड़ते हैं, किंतु मिसेज वान 5 मिनट बाद मुझे बुला लेती हैं, जिससे क्या है जो मैं मिस्टर डसेल के और अपनी मम्मी के भाषण सुनने से, उपदेश सुनने से छुटकारा पा जाती हूँ। और इसके बाद भी ये लेखिका कहती है किट्टी को संबोधित करते हुए कि मैं अब तुझे ये बताना चाहती हूँ, यदि सारा दिन अपने आप में मीन मेख निकालते रहें, मुझे दुत्कारते रहें, फटकारते रहें, तो मेरे लिए ये सहन करना बहुत ही मुश्किल होता है। अब जो है लेखिका संबोधित करते हुए 19 मार्च 1943 को संबोधित करते हुए किट्टी को कहती है कि अभी 1 घंटा भी नहीं बीता था कि हमारी खुशी निराशा में बदल जाती है, क्योंकि पहले वो प्रसन्न थे कि ये समाचार सुनकर कि टर्की जो है इंग्लैंड के पक्ष में आ गया है, लेकिन ये बुरी खबर थी। 1000 गिल्डर के नोट अवैध मुद्रा घोषित किए जा रहे थे। 500 गिल्डर नोट भी अगले हफ्ते तक बेकार हो जाएंगे।
इन नोटों को बदलवाने के लिए सबूत देना पड़ता था कि ये नोट जो है हमारे पास यहाँ से कैसे आ गए थे। तो इस प्रकार जो है उसने अपनी सारी समस्याओं को बताई है। इसके बाद लेखिका कहती है कि घर के कायदे कानून के पालन में जो है मिस्टर डसेल जो है बहुत ही आलसी हैं। इसका मतलब जो है उन्होंने डसेल के व्यक्तित्व के बारे में बताया कि डसेल किस प्रकार के व्यक्ति हैं कि वो बहुत आलसी व्यक्ति हैं। और मार्गेट जो कि उनकी डच अध्यापिका है, उनके ये पत्र ठीक करती है। पापा ने उन्हें मना किया कि वे सब कारोबार बंद करें, तो मार्गेट ने उनके पत्र ठीक करने भी बंद कर दिए। इस प्रकार लेखिका को लगता है कि वे अपनी चिट्ठी पत्री फिर से शुरू कर देंगे। इसके बाद जो है 23 जनवरी 1944 की संबोधित करते हुए कहा है कि पिछले कुछ सप्ताहों में मुझे परिवार के वंश वृक्षों और राजसी परिवारों की वंशावली तालिकाओं में, तालिका होती है लिस्ट में, तालिकाओं में, सूची में, ये लिस्ट में कह सकते हैं आप, लिस्ट में जो है खासी रुचि हो गई है। इस खोज से तुम्हारे हाथ और भी रोचक जानकारियाँ लगेंगी। स्कूल का काम मेहनत से कर रही हूँ और रेडियो पर बीबीसी की होम सर्विस को समझती हूँ। रविवार को अपने फिल्मी कलाकारों की तस्वीरों को एकत्रित करती हूँ और मिस्टर कुगलर द्वारा लाई गई पत्रिका को देखती हूँ। इस प्रकार जो है उसने 23 जनवरी 1944 को अपनी दिनचर्या के बारे में बताया है और किस प्रकार जो है गुसलखाने बाथरूम की तरफ लपकती है और मैं फिर से पहले की तरह उलझे हुए बालों को घुंघराले करती है। इसके बाद उसने 28 जनवरी 1944 के बारे में बताया है कि तुमको मेरी सारी बासी खबरें सुननी पड़ती है और इसलिए तुम भगवान से प्रार्थना करो कि मैं तुम्हें कुछ नया समाचार दे पाऊँ। इसलिए जो वो है वो अपनी गुड़िया को, अपनी किट्टी को संबोधित करती है कि किस प्रकार जो है तुम ईश्वर से प्रार्थना करो कि ताकि मैं तुम्हें कुछ ताज़े समाचार दे सकूं। खाने के समय के बारे में, अच्छे खाने के अतिरिक्त प्राय प्रतिदिन मम्मी मिसेज वानदान की बचपन की उन कहानियों को मुझे सुनना पड़ता है जिनको हम पहले ही इतनी बार सुन चुके हैं। इसके बाद सुंदर डसेल रेस के घोड़े, चार्लोट के महंगे वार्डरोब, लोग करती नावें और जो है इन सब की कहानियाँ सुननी पड़ती हैं। हमें इसको बार बार सुनने से उनके किस्से तक भी याद हो गए हैं, लेकिन मैं ये प्रयास करती हूँ कि किसी को बोलते समय उसके किस्सों के बीच में न टोकूँ। इसके बाद जो है लेखिका 29 मार्च 1944 की डायरी को अपनी गुड़िया किट्टी के सामने रखती है कि कैबिनेट मंत्री मिस्टर वोल्कर लुटीन ने लंदन से डच प्रसारण में कहा कि युद्ध के बाद का युद्ध का वर्णन करने वाली डायरियों और पन्नों का संग्रह किया जाएगा। और फिर हर कोई मेरी डायरी पर झपट पड़ा। सोचो ये कितना दिलचस्प रहा होगा जब मैं इस गुप्त एनेक्सी के बारे में छपाऊंगी, कि जब मेरी ये गुप्त जो मैंने चिट्ठियाँ लिखी हैं इसके बारे में जब छपेगा तो ये मेरे लिए कितना दिलचस्प होगा। तो लोग इसे जो है एक जासूसी कहानी की तरह समझेंगे। इसके बाद जो है लेखिका 11 अप्रैल 1944 को संबोधित करते हुए कहती है कि शनिवार के दिन 2 बजे के लगभग तेज गोलाबारी शुरू हो गई थी। मशीन गनों के चलने की आवाज़ आ रही थी। रविवार को मेरे आमंत्रण पर पीटर 4:30 बजे मुझसे मिलने आया। पीटर उसका दोस्त जो कि वानदान दंपति का बेटा है। 5:15 बजे से 6 बजे तक वहाँ ऊपर सामने वाली अटारी पर चले गए। 7:15 बजे तक रेडियो पर संगीत बज रहा था और 9:30 बजे पीटर ने पापा को ऊपर बुलाया। मैंने मार्गोट से कहा कि शायद सेंधमारी हो रही है। पिताजी, मिस्टर वानदान और पीटर लिपक कर नीचे चले गए। नारियाँ ऊपर प्रतीक्षा करती रही। एक धमाका हुआ और इस बीच हम बहुत डर गए। 10 बजे पापा ऊपर आए। उनका चेहरा डर के मारे पीला हो रखा था। वे बहुत नर्वस थे, बहुत अधिक घबराए हुए थे। तो इससे जो है जैसा उस समय का वातावरण था, जो बम के धमाके हो रहे थे और बम के धमाके से गोदाम का आधा फाटक भी गुम हो चुका था। तो इस धमाकों के बारे में और उस समय का जो वातावरण था उसके बारे में सारी तरह से जो है वह किट्टी को बता रही है कि मिस्टर वानदान ने फाटक पर कुल्हाड़ी का भी जोरदार वार किया था। इसके बाद सब शांत हो गया था। इसी बीच एक आदमी और एक औरत पुलिस भूमिका में आ गए तो मर्द लोगों ने ऊपर पहुंचकर अपने आप को बुक केस के पीछे छिपा लिया था। इसके बाद मंगलवार 13 जून 1944 को फिर संबोधित करते हुए कहती है कि किट्टी को कहती है कि अब मैं 15 वर्ष की हो गई हूँ। मुझे बहुत सारे उपहार मिले हैं 15वें जन्मदिन पर। उपहार में पुस्तकें, बेल्ट, रुमाल, दही
बहुत कुछ मिला है, लेकिन अभी मौसम ख़राब चल रहा है, हमले जारी हैं और ब्रिटिश सैनिक अपने मकसद को पूरा करने में लगे हुए हैं। हालैंड वाले कुछ लोग ब्रिटिश द्वारा कब्जा किए जाने के पक्ष में नहीं है, वो तो बस इतना ही चाहते हैं कि ब्रिटिश लड़े, संघर्ष करें, हालैंड को आज़ाद करने के लिए शहादत दे और आज़ादी के बाद हाथ जोड़कर माफ़ी मांगकर डच्चों को हालैंड छोड़कर लौट जाए। इन मूर्खों को ये पता ही नहीं है, यदि ब्रिटेन ने जर्मनी के साथ संधि पर हस्ताक्षर कर दिए होते तो हालैंड तो जर्मनी बन चुका होता और तब ये तो होना ही समाप्ति का संकेत होता था, यानी सब कुछ ख़त्म होने का संकेत हो जाता। लेकिन ऐसे सभी डच लोग जो अभी भी ब्रिटिश को हिकारत से देखते हैं, हिकारत होता है तिरस्कृत नज़रों से, अपमानित नज़रों से। ब्रिटेन के इस खिल्ली उड़ाते हैं, उसे उड़ाते लार्डों की सरकार को ताने मारते हैं, उनको कायर कहते हैं और इसके बावजूद भी जो है जर्मनी से नफरत करते हैं। मैं किसी भी व्यक्ति की तुलना में अपने आप को सबसे ज़्यादा अधिकारती हूँ। माँ के उपदेश सुनते सुनते कई बार सोचती हूँ कि मुझे अपनी माँ के इन उपदेशों से कब मुक्ति मिलेगी। फिर सोचती हूँ कि एन को समझने वाला कोई नहीं है। अब जो है सबसे ज़्यादा उसको क्या लगता है कि उस लड़की को उसकी उम्र के हिसाब से कोई समझता नहीं है। जब वो अपनी माँ को कुछ बताती है तो उसे अपनी माँ के उपदेशों को सुनना पड़ता है, लेकिन इस चीज़ का जो है उस एन फ्रैंक पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है कि उसे कोई समझने वाला नहीं है। मैं मानती हूँ कि पीटर मुझसे गर्लफ्रेंड की तरह नहीं, अपूती दोस्त की तरह प्यार करता है। अब वो जो है पीटर उसका हम उम्र है तो वो मानती है कि पीटर अच्छा लड़का है, क्योंकि ये उम्र के हिसाब से जो है उसको उसके प्रति एक आकर्षण है। किंतु धर्म के प्रति उसकी घृणा, खाने के बारे में उसके बातें करना और कई तरह की बातें मुझे पसंद नहीं है। अब दूसरी ओर वह उसके साथ ही उसमें उसे जो कमियां नज़र आती हैं और खूबियां नज़र आती है उसके बारे में भी उसने बताया है कि पीटर एक अच्छा और भला लड़का है। उसने मुझे कई तरह से निराश भी किया है जब वो देखती है कि ये धर्म के प्रति नफरत करता है, खाने के बारे में बातें करता है और कई बातें जो बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है, लेकिन फिर भी उसको ये लगता है कि वो बड़ा शांति प्रिय, सहनशील और बेहद सहज आत्मीय व्यक्ति है। तो इस तरह से जो है वो उसमें अपने एक सच्चे मित्र को ढूंढती है। उसे लगता है कि इस प्रकार जो है मेरा प्रेम और मेरा दोस्ताना व्यवहार उसके प्रति बढ़ता ही जा रहा है। मैंने और पीटर ने अपने चिंतनशील दिन एनेक्सी में बिताए। हम भूत, वर्तमान और भविष्य की बातें करते हैं। मैं काफ़ी समय घर से बाहर नहीं निकलती हूँ और प्रकृति का आनंद लेना चाहती हूँ। एक दिन गर्मी की रात में 11:30 बजे मैंने चांद देखने की इच्छा की, लेकिन चांदनी की तीव्रता के कारण खिड़की नहीं खोल सकी। आखिर एक दिन मैंने बरसात के समय खिड़की खोलकर तेज हवाओं और बादलों की लुका छिपी को रात में देखा। आसमान, बादलों, चांद, तारों के देखने के बाद मुझे बहुत आशा और शांति मिलती है। मुझे लगता है कि ये शांति पाने की एक रामबाण दवा है। इसके बाद लेखिका ने बताया है कि मुझे ऐसे लगता है कि पुरुषों ने अपनी शारीरिक क्षमता के ज़्यादा होने के कारण औरतों पर शुरू से ही शासन किए। अब जो है यहाँ पर उसने समाज के पुरुष प्रधान व्यक्तित्व को बताया है कि किस प्रकार जो हमारा समाज शुरू से ही पुरुष प्रधान रहा है। पुरुषों ने शुरू से ही औरतों पर जो है शासन किया है और ये दर्शाया कि वो शारीरिक रूप से ज़्यादा सक्षम है। पुरुष ही कमा कर लाता है और बच्चों को पालता पोसता है, इसलिए जो मन में आए उसे उस प्रकार की करने की छूट है। औरतें इस बेवकूफ़ी को सहती हैं। इस प्रथा की जड़ें बहुत गहरी है। अब शिक्षा, काम और प्रगति ने औरत की आंखें खोल दी है, मतलब उसको समझदार बना दी है। आधुनिक महिलाएं जो हैं अब पूरी तरह से स्वतंत्र होने का हक चाहती हैं। तो इस प्रकार जो है उसने बताया है कि किस प्रकार जो है प्राचीन समय में स्त्रियों की दशा थी और आज जो है किस प्रकार औरतें अपना स्वतंत्रता चाहती हैं। पुरुषों के समान महिलाओं को भी पूरा सम्मान मिलना चाहिए। औरतों को तो सैनिक के समान दर्जा देना। और सबसे इस पाठ में अहमियत भरी बात है कि एन फ्रैंक चाहती है कि औरतों को जो है महिलाओं को पूरा सम्मान किया देना चाहिए। उसकी में जो है उसको एक सैनिक के समान, युद्ध के वीरों के समान सम्मान दिया जाना चाहिए, उनको अलंकृत किया जाना चाहिए, क्योंकि वो जो है मौत के खिलाफ जो नाम की किताब है उस मौत के खिलाफ मनुष्य, इस किताब उसका उसने जिक्र करते हुए कहा एन फ्रैंक ने कि मैंने इस किताब में पढ़ा था कि आमतौर में युद्ध लड़ने वाले
वीरों को जितनी तकलीफ़, पीड़ा, बीमारी और यंत्रणा से गुजरना पड़ता है, उससे ज़्यादा तकलीफ़ एक औरत जो है बच्चे को जन्म देते समय झेलती है। और इन सारी तकलीफ़ों से गुजरने के बाद उसे पुरस्कार क्या मिलता है? जब उसका खुद का शरीर ही आकर्षण रहित हो जाता है तो उसे धकेलकर एक तरफ कर दिया जाता है, यहाँ तक कि उसके बच्चे भी उसे छोड़ देते हैं और उसका सौंदर्य उससे विदा ले लेता है। और एक औरत ही तो है जो कि मानव जाति को निरंतर बनाए रखने के लिए इतनी तकलीफ़ों से गुजरती है, संघर्ष करती है, बहुत अधिक बहादुर सिपाहियों से भी ज़्यादा मेहनत करके दिन रात खटती है। और बड़ी बड़ी डींगे हाँकने वाले ये सारे सिपाही मिलकर भी उतनी मेहनत, उतना संघर्ष नहीं करते जितना कि एक महिला करती है। इस प्रकार एन फ्रैंक ने अपनी डायरी में विशेष रूप से महिलाओं को वीर सैनिकों का दर्जा दिया है और किस प्रकार बताया है कि जो है उनको वीर सैनिकों के समान उनको जो है सम्मान देना चाहिए। लेखिका दूसरी ओर ये भी कहती है कि मेरा ये कहने का मतलब नहीं है कि औरतों को बच्चे जन्ना बंद कर देना चाहिए। अब दूसरी ओर ये भी कहती है कि मैं ये भी नहीं कहती हूँ कि औरतें बच्चे पैदा करना बंद कर दें। इसके विपरीत प्रकृति यदि चाहती है तो ऐसा उनको करना भी चाहिए। मैं जिस चीज़ की भर्त्सना करता हूँ, भर्त्सना करना होता है तिरस्कार करना, कि जो इस बात को मानने को तैयार ही नहीं है कि समाज में औरतों का योगदान कितना महान और मुश्किल है, कि ये जो औरतों के योगदान को तुच्छ मानते हैं उसकी भर्त्सना करती है लेखिका। और ये कहती है कि मैं इस पुस्तक के लेखक श्री पॉल दे क्रूइफ जी से पूरी तरह सहमत हूँ, जो वो ये कहते हैं कि पुरुषों को ये बात सीखनी ही चाहिए कि संसार के जिन हिस्सों को हम सभ्य कहते हैं वहाँ जन्म और अनिवार्य और टाला न जा सकने वाला काम नहीं रह गया है। आदमियों के लिए बातें करना बहुत आसान है, उन्हें औरतों द्वारा दी जाने वाली जो तकलीफ़ें उनको कभी झेलना ही नहीं पड़ता, उनको कभी सहना ही नहीं पड़ते। लेखिका कहती है कि मेरे विश्वास है कि अगली सदी तक आने तक ये मान्यता बदल जाएगी। बच्चे पैदा करना ही औरतों का काम है। औरतें ज़्यादा सम्मान और सराहना की हकदार बन जाएंगी और ये सब औरतें जो हैं एक भी उफ किए बिना, जो लंबे चौड़े बखानों के बिना ये तकलीफ़ सहन कर लेती हैं। तो इस तरह से जो है एन फ्रैंक ने अपनी डायरी की समाप्ति की है। अगली वीडियो में हम इसके अभ्यास कार्य पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।